किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। तो चलिए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विश्व दुग्ध दिवस आज। हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 63.56% इजाफे के साथ भारत दूध उत्पादन में विश्व में पिछले 10 वर्षों से पहले स्थान पर बरकरार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद। चौहान ने कहा, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने पिछले 2 दिनों में 7 लाख से ज्यादा लोगों से किया संवाद। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में अब तक 3 लोगों की मौत। सिक्किम में भूस्खलन। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार देश भर के किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने खेती का जायजा लिया और किसानों से संवाद किया। 29 मई से 12 जून तक आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार देश भर में किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे हरियाणा के पानीपत जिले के ग्राम सिवाहा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगतिशील किसानों की विशेष उपज की जानकारी ली और संवाद किया। वे किसान राम प्रताप के खेत पहुंचे, जो फलों की खेती करते हैं और अपने एक खेत में 3 प्रकार के खरबूजे व अन्य फल उगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनसे खेती की जानकारी ली और खेत में खरबूजा व अन्य फलों की खेती के तरीकों और विशेष उन्नत किस्मों के उत्पादों की सराहना की। अब उन्हें जो तरबूज खिलाया, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। लाल रंग का तरबूज, पीले रंग का, फिर ऑरेंज, स्वाद एक से एक। और वो इंटर क्रॉपिंग करते हैं। मैं सचमुच कहता हूं कि अगर खेती ढंग से की जाए तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। खेत का सुधार करके, जमीन खाली रख के और बेड बनाकर, ड्रिप बिछा के, मल्चिंग करके जब हम पौधा लगाते हैं, उससे हमारे को क्वालिटी भी मिलती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलती है। पानीपत में शिवराज सिंह चौहान आरपीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च को खेतों तक लाना होगा, जिससे खेती उन्नत हो और किसानों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थगित कर दिया है। अब इस पानी का लाभ देश के किसानों को मिलेगा। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी। चिंता मत करना, इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसलिए हमने तय किया कि उत्पादन बढ़ाना है, आय बढ़ाना है किसानों की। विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होकर किसान भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना है, इस अभियान से उन्हें काफी जानकारियां मिल रही हैं, जो उनकी खेती बाड़ी में काफी मददगार साबित होगी। ये धान की खेती के बारे में बताया, भाई पानी की बचत के बारे में बताया, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करो, ये इसके बारे में बताया हमारे को। कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें, नेचुरल खेती और प्राकृतिक खेती की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य है कि लैब में होने वाली रिसर्च को किसानों तक और खेतों तक पहुंचाया जाए, जिससे किसानों को उसका लाभ मिले और खेती और उन्नत
हो सके। इसके लिए 29 मई से लेकर 12 जून तक देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, हरियाणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर ग्रोथ पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कृषि के दमदार प्रदर्शन की बात करते हुए किसानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत विकसित कृषि के बिना नहीं बन सकता है, इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। चौहान ने कहा कि खेती को उन्नत बनाने के लिए लैब टू लैंड के तहत 16,000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिकों का लाभ खेतों और किसानों को मिलेगा। चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किस तरह का आपको मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, क्या संकल्प है? आज पूरे देश के वैज्ञानिक खेतों में हैं। कृषि विभाग किसानों के पास जा रहा है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, इस पर काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हर जगह किसान, हम खेतों में भी जा रहे हैं, भाभी मिल रहे हैं, क्योंकि भारत को केवल भारत की जनता का पेट नहीं भरना, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है और किसान की आमदनी बढ़ाना है और उन फसलों को भी पैदा करना है जिनकी देश को जरूरत है। राजीव, पापा वाले भैया आप कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश में आप लगातार काम करते रहे हैं, आप पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान की सीमा पर आप गए थे, वहाँ सीमावर्ती खेतों में गए थे, किसानों से संवाद किया, क्या अनुभव रहा वहाँ का? अरे वहाँ के किसानों को प्रणाम करता हूँ, सीमा पर डटे हैं जवानों के साथ, और उन कठिन परिस्थितियों में भी खेतों में हरियाली है और दिल में उत्साह है। उन्हें कुछ अपनी समस्याएं जरूर बताई, उसका भी समाधान किया जाए। सिंधु जल समझौता प्रधानमंत्री जी ने निरस्त कर दिया है, किस तरीके का उसको फायदा देखते किसानों को मिलेगा? जी को मैं प्रणाम करता हूं। पंडित नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल की थी, वो समझौता करके भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया था, अब अपना पानी अपने किसानों के लिए। 5% ग्रोथ जो है दर्ज की गई है कृषि में, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी थोड़ी। 5.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं किसानों को धन्यवाद और बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और प्रधानमंत्री का विजन है और सरकार की योजनाएं हैं जो ये काम करवा रही है। लैब टू लैंड की जो अवधारणा है उसको किस तरह से और पूरा करेंगे आप, और खासतौर पे ऐसे पिछड़े गांव जो है देश के, वहां कैसे पहुंचेंगे? अब लैंड पे वैज्ञानिक जा रहे हैं, कृषि विभाग का अमला जा रहा है, यही तो लैब टू लैंड है, जो रिसर्च है, शोध है, वो हम सीधे किसान तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो किसानों तक जो है लैब टू लैंड जो है रिसर्च जो है वो पहुंचाई जाएगी और कोशिश की जा रही है कि जो लैब में जो किसान रिसर्च कर रहे हैं उसका लाभ जो है किसानों तक मिले, खेतों तक पहुंचे। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, पानीपत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2001 से हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को स्वीकार किया जा सके और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी पिछले दशक में 48% बढ़ी है। डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान देता है। एक उद्योग के रूप में यह 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन हैं। डेयरी क्षेत्र भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने डेयरी सहकारी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लगभग 22 दुग्ध संघ, 240 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 24 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं। ये संगठन लगभग 2,30,000 गांवों को कवर करते हैं और 18 मिलियन डेयरी किसान इसके सदस्य हैं।
विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। भारत के डेयरी उद्योग का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है, जिसमें 35% महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों में भाग लेती हैं। देश भर में ग्रामीण स्तर पर 48,000 महिला डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ भारत को आने वाले दशकों में दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण में अपनी वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए बजट में संशोधित वृद्धि का उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाना भी है। किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ साथ ग्रामीण आय और विकास को बढ़ाने के लिए डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी कई अन्य निधियों और योजनाओं से उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और व्यक्तियों के लिए पूंजी ऋण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मेघना देव और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिर्जापुर के विकास खंड 96 में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ग्राम पंचायत कौडियरा देवरी में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटेल ने कहा कि कृषि देश का सबसे महत्वपूर्ण विकास इंजन है। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान न सिर्फ देश की खाद्य जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि कई अन्य देशों की भी मदद करते हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम में 3 टीमों ने 9 ग्राम पंचायतों में खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया। उन्होंने किसानों से कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़ने का आग्रह किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राम सिंह ने खरीफ फसलों और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी। देश भर में मॉनसून का असर साफ दिखाई देने लगा है। समय से पहले शुरू हुई बारिश से कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, तो कहीं ये आफत बनकर आई है। खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों असम और सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दरअसल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण लगातार तीसरे दिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश जारी है। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में व्यापक से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल 29 मई से असम में लगातार बारिश जारी है। राज्य में 3 मौत की पुष्टि भी हुई है। असम के 12 जिलों के 20 राजस्व सर्किल और 175 गांव बाढ़ की पानी से जूझ रहे हैं। पूरे राज्य में 14 नावें तैनात की गई हैं। बाढ़ से 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 16 राहत शिविरों में 6,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। वहीं सिक्किम के मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में करीब 1500 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें सड़कें साफ होने तक घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। सप्ताह के आखिर दिन यानी शनिवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 31 मई को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ।
इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 30 मई को इसका भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 31 मई को 500 रुपए उछलकर 2500 रुपए हो गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 30 मई को केले की खरीद 2500 रुपए पर हुई। 31 मई को यहाँ इसका भाव 200 रुपए बढ़कर 2700 रुपए हो गया। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 मई को केला बिना किसी बदलाव के 2900 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में 31 मई को केले का कारोबार 400 रुपए टूटकर 2800 रुपए से 2400 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गुरुग्राम, श्रीगंगानगर और बरेली मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 1100 रुपए, 31 मई को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1000 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 31 मई को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 1100 रुपए से 1000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 30 मई को प्याज की खरीद 1235 रुपए पर हुई। 31 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 1230 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 30 मई को यहाँ प्याज का भाव 1075 रुपए था। 31 मई को इसके सौदे 75 रुपए बढ़कर 1150 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो मंडी भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी फसलों जैसे धान, तिल, मक्का और गन्ने के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके अलावा बाघों और सब्जियों को तेज हवा से बचाने के लिए यांत्रिक सहारा दें। यहीं इस समय खेतों में सिंचाई, उर्वरक या कीटनाशकों का छिड़काव टालें।
वहीं असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल टालें और अगर नर्सरी तैयार हो चुकी है तो उसे पतली पॉलीथीन शीट से ढकें। इसके अलावा यहां इस समय बोरो धान, कोदो मिलेट, मूंग और उड़द की कटाई भी स्थगित करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में केला, पपीता और नींबू वर्गीय फलों के छोटे पौधों को सहारा दें। यहीं इस समय बागों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी करें। बराक घाटी क्षेत्र में भी साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल टालें। जहां नर्सरी पहले से तैयार हो चुकी है वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं केला, पपीता और बेल वाली सब्जियों को भी सहारा दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की नर्सरी और बुवाई को स्थगित करें। यहीं इस समय मूंग की कटाई न करें और जूट के खेतों में निराई गुड़ाई रोक दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में ही जूट की बाहरी कतारों को 4 से 5 पौधों के समूह में बांधें ताकि अंदर की फसल तेज हवा से सुरक्षित रहे। असम के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में भी इस समय धान की नर्सरी की बुवाई न करें। जहां बोरो धान की कटाई हो चुकी है वहां गट्ठरों को अच्छी तरह सुखाकर सीधे खड़ा रखें ताकि नमी से अंकुरण न हो। यहीं इस समय हल्दी और अदरक के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। वहीं मेघालय में लौकी और फ्रेंच बीन्स के पौधों के पास पानी जमा न होने दें। इन फसलों को बांस या जाली से सहारा दें ताकि बेलें जमीन पर न फैलें। तैयार फलों और सब्जियों की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने कोलकाता में CFSL कोलकाता के नए भवन का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, अपराधों को रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से सभी चुनौतियों का समाधान ढूंढकर समाज को अपराध रहित बनाने के लिए सरकार प्रयासरत।
पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेपर्दा करने के लिए सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन विदेशी दौरे पर है। इसी कड़ी में कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया में पहुंचा। शशि थरूर ने कहा, कोलंबिया ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए एकजुटता व्यक्त की। हमारी सारी बैठकें सार्थक रहीं। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब किया जा रहा है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलीगेशन इथियोपिया दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 ने अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू की टीम ने दुर्ग में विजय भाटिया के 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। भाटिया के घर पर 2 साल पहले ईडी ने छापेमारी की थी, तब से वो फरार चल रहा था। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का 25वां संस्करण रविवार 1 जून को तिरंगा रैली के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में इस रैली में भाग लिया। मनसुख मांडविया ने कहा ये कार्यक्रम न केवल फिटनेस में साइकिल चलाने की बड़ी भूमिका का संदेश दे रहा है, बल्कि भारत के सशस्त्र बलों के प्रति सामूहिक श्रद्धांजलि भी है। और किसान समाचार में आज बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।